नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना साइंस एजुकेटर। आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है? देखिए, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है, मतलब अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, रिफ्रैक्शन। तो देखिए, आपके सामने क्लियर मेंशन है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, change in direction of light when it passes from one medium to another medium। और ये मीडियम कैसा होगा? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, तभी लाइट रे उसमें एंटर कर सकती है। अगर ये मीडियम ओपेक है, मतलब डेंस मीडियम है जिसमें लाइट आर पार नहीं जा सकती है, वहां पे रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होगी। तो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक, मान लीजिए एक ग्लास है और यहां लाइट रे एंटर कर रही है, या आप मान लीजिए कि यहां पर आपने ग्लास में वाटर लिया हुआ है और यहां लाइट रे एंटर कर रही है। तो एयर से जैसे ही ये ग्लास में एंटर करेगी, वाटर में एंटर करेगी, तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन सिंपली। अच्छा, रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट रे किसी मीडियम से टकरा रही है और वापस उसी मीडियम में वापस लौटकर आ रही है। यहां पर क्या है कि लाइट रे उस मीडियम में एंटर कर रही है बट अपने पाथ से डेविएट हो रही है, थोड़ी सी ऑब्लिकली बेंड हो रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में रिफ्रैक्शन होता क्यों है? तो वो इसीलिए होता है, देखिए मान के चलिए ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ये एयर है। जब भी लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो एयर में जो लाइट की स्पीड है वो अलग होगी और जो ग्लास में लाइट की जो स्पीड है वो अलग होगी। इसीलिए ये अपने पाथ से बेंड हो जाएगी या डेविएट हो जाएगी। दैट इज द रियल कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, जितना ज्यादा स्पीड में डिफरेंस होगा वहां पर उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो रिफ्रैक्शन सिंपली मीन्स द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए अगली स्लाइड्स में देखें हम। देखें, अब जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, हम लोग उन मीडियम को ऑप्टिकल डेंसिटी की बेसिस पर हम ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। फिर स्पीड ऑफ लाइट अगर हम एयर में बात करते हैं तो वैक्यूम से थोड़ी सी कम होगी। अगर किसी जैसे मान के चलिए वाटर में हम लोग बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट और थोड़ी सी कम हो जाएगी, और किसी मीडियम में देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट धीरे 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 वो कम होती जाती है। तो देखें यहाँ, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, तो वो मीडियम कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास एक मीडियम है एयर, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट हम लोग कंसीडर करके चलते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर हम यही स्पीड ऑफ लाइट वाटर में या ग्लास में मेजर करेंगे तो ये डेफिनेटली कम आती है। मान के चलिए ये कम आ 3 इंटू 10⁸ से कम निकल कर आ रही है। तो जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसे कहते हैं ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, और जहां स्पीड ऑफ लाइट कम है उसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहां तक क्लियर है आपको? मीडियम हमने दो टाइप से कर दिए हैं, एक है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और एक है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखिए, अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। अभी हम लोग इस वाले पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को यहां समझते हैं। देखिए यहां पर देखें, ये है एयर, ठीक है, और ये है कोई ग्लास स्लैब, ग्लास की रेक्टेंगुलर स्लैब है, और नीचे फिर दोबारा से ये क्या है? एयर है। तो देखिए लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी, ग्लास से फिर एयर में जाएगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैं यहां कलर ले लेता हूं। चलिए देखिए, ये रही मेरे पास इंसिडेंट लाइट, ये मेरे पास इंसिडेंट लाइट है। देखिए ये है इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है,
और ये मैंने नॉर्मल ऑलरेडी पहले से बना रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है नॉर्मल, क्योंकि जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वहीं के परपेंडिकुलर खींच दीजिए, दैट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए एयर और ग्लास, एयर में स्पीड ऑफ लाइट मोर है तो एयर क्या बन गया, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए अब जब इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में एंटर करेगी, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो ये इसको जाना चाहिए था कुछ ऐसे, सीधे जाना चाहिए था लाइक दिस, लेकिन ये नॉर्मल के टुवर्ड्स थोड़ी सी बेंड हो जाएगी लाइक दिस। अब मैं ऊपर वाली जो लाइन है उसको इरेज कर देता हूं, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इसका जो एक्चुअल पाथ है वो कुछ ऐसा है, इसका एक्चुअल पाथ कुछ ऐसा है, देखिए यहां से ये नॉर्मल के लिए थोड़ी सी क्या हो गई है, ये बैंड हो गई है। तो दिस इज सिंपली द रिफ्रैक्शन फिनोमेना, ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना है। अब एक चीज देखिए, यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया इसके लिए, और जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो हमने जो पॉइंट लिखे हैं दोनों देखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, and when it goes from denser medium to rare medium then it go away from the normal। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मेरे पास है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इन द सेम वे वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इंसिडेंट रे किसी मीडियम में एंटर कर रही है, वहां पे रिफ्रैक्टेड रे बनेगी, और फिर हाँ हम लोग यहां पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। इंसिडेंट रे देखिए, मान के चलिए ये मेरे पास वही ग्लास स्लैब, ये मेरे पास नॉर्मल, ये मेरे पास इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, यहां पर फिर नॉर्मल बनेगा, यहां पे फिर नॉर्मल बनेगा, और ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। देख लीजिए आप, पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, लिखने के लिए आता है राइट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, अगला है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब समझिए, ये नॉर्मल से और इंसिडेंट रे का जो एंगल है दैट इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा अब आप मुझे बताइए, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्या यहां पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई है या नॉर्मल से अवे चली गई है, तो एंगल आई और आर यहां पे बराबर नहीं होगा। तो क्या बराबर होगा? यहां पर इनका रेशियो साइन ऑफ आई एंड दिस साइन ऑफ आर, इट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, इट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू। आगे चल के हम इसी को किसका नाम दे देते हैं? म्यू का नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं, आगे चल के देखेंगे हम लोग। तो देखिए दीज आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर इन द सेम प्लेन, and the second one, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant value. I think you are getting my points. अगला देखिए, हमारे पास टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी टॉपिक में है लाइट में तो वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इसको समझने की कोशिश करिए आप। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो आपको डेफिनेशन से पता चली जाएगा यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम जानते हैं एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं हम, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हम लोग निकालेंगे उसकी आपको दी जाएगी, इसका जो रेशियो होगा वो निकल कर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब यहाँ पर रेशियो है, देखो ऊपर भी मीटर पर सेकेंड है, नीचे भी मीटर पर सेकंड है, तो यूनिट तो क्या आएगी इसकी? इट इज यूनिटलेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए मेरे पास ये है एयर और ये है ग्लास, ठीक है,
और अगेन दिस इज एयर। अब मैं यहां आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखिए, ये है मेरे पास इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस इंसिडेंट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, और यहां पर हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे, और ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए, ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है। मैं क्या करता हूं यहां समझने के लिए, यहां पर मैं इसको कर देता हूं मीडियम 1, ये मीडियम 2, दिस इज अगेन मीडियम 1। हो सकता है यहां पर कुछ और भी मीडियम हो जाए। मीडियम 1 जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, मीडियम 2 जहां से इंसिडेंट रे जा रही है, जहां पर। अब मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूं, ये तो लिखा ही हुआ है आपके पास कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये सब आप जानते हैं। अब यहां समझिए आप, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक लैटिन सिंबल है म्यू, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से आ रही है इंसिडेंट रे? मीडियम 1 से। कहां जा रही है इंसिडेंट रे? मीडियम 2 पर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू 2 1। बात आई समझ में? अब ऐसे यहां देखिए, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। अब कहां से आ रही है इंसिडेंट रे? यहां पर देखिए, मीडियम 2 से कहां जा रही है? मीडियम 1 की ओर जा रही है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? दिस इज म्यू 1 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिएगा जरा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। बात आ रही है समझ में? अच्छा, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो यहां आप देख पा रहे होंगे म्यू 2 1 और म्यू 1 2 का जो रिलेशन आएगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा कि म्यू 1 2 बराबर 1 अपॉन म्यू 2 1। तो इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, हम थोड़ी देर में इसको करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में एक रेशियो है। देखो, स्पीड ऑफ लाइट मतलब मीटर पर सेकंड, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड ओवर मीटर पर सेकंड, क्या बन गया? ये एक यूनिटलेस रेशियो है ये। चलिए, अब मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए क्या होगा ये, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। तो इसके लिए कैसे करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहां से आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की बात करते हो। अब मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए, ऑप्टिकल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्चुअली ये हमको ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताती है। जैसे एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी है ऑलमोस्ट 1.0003, वाटर की है 1.33 समथिंग, और केरोसिन की है 1.44। अब आप देखिए जरा, अगर मैं मास डेंसिटी की बात करूं तो केरोसिन की मास डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर ml और वाटर की है 1 ग्राम पर ml। मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग वाटर इज हैवियर देन केरोसिन ऑयल, बट ऑप्टिकल डेंसिटी में देखें तो केरोसिन इज लिटिल बिट मोर डेंसर देन वाटर। तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मास डेंसिटी, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और देखिए, सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सबसे ज्यादा जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो आती है डायमंड की, दैट इज ऑलमोस्ट 2.4 समथिंग, 2.4 आई थिंक 6-7 समथिंग आती है, 2.47 समथिंग। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.47 है, इसका सीधा सा मतलब क्या है देखना आप। देखिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है? डायमंड की। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे देखना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आप देखिए आप, और ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2.47। इसका मतलब डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.47 टाइम्स स्लोअर है देन इन एयर।
एयर से स्पीड ऑफ लाइट स्लोअर होगी 2.47 टाइम्स डायमंड के अंदर, इसका मतलब ये निकल कर आता है। ठीक है, आई थिंक अब आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन देखिए आप, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट थोड़ा अच्छा लगता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ऐसे यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ये है एयर, ठीक है, और यहाँ पर है वाटर लाइक दिस, और यहाँ कोई मैं एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब जो लाइट है वो एयर से आ रही है वाटर की ओर। अब आप जानते हैं एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.0003 और वाटर की ये 1.33, तो वाटर इज मोर डेंसर, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो लाइट रे, इंसिडेंट रे एयर से कहाँ जा रही है, वाटर की ओर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे म्यू डब्ल्यू ए लिखेंगे इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है म्यू डब्ल्यू ओवर म्यू ए, इसका मतलब है ये म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। चलिए जैसे यहां लिखा था हमने। नेक्स्ट आइए, अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 1.33, वैल्यू कितनी है इसकी 1.33। अब आ जाइए यहां पर, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब देखना मैं इसकी बात कर रहा हूं, जब वाटर से दोबारा एयर में जाएगी, मान लीजिए वाटर यहां खत्म हो गया इस जगह, तो अब जो लाइट रे है वाटर से दोबारा कहां निकल कर जाएगी, एयर में। ये वाटर है, ये एयर है, तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा, देखिए डब्ल्यू म्यू ए, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा म्यू ए डब्ल्यू, और इसका मतलब होगा म्यू ए ओवर म्यू डब्ल्यू, इस तरह से। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप बताइए म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए बराबर 1.33 है, तो म्यू ए ओवर म्यू डब्ल्यू कितना होगा। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ए म्यू डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू ए, तो आपको मिल जाएगा देखो 1 अपॉन 1.33। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो म्यू ए डब्ल्यू आपको मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन की कौन कौन सी फिनोमेना हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, देखना जरा। तो ये है ए स्टिक पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट द वाटर सर्फ। आप क्या करिए, ग्लास में पानी लीजिए, उसमें पेन डाल के देखिए, आपको पेन या पेंसिल है वो थोड़ी सी बेंड हुई दिखाए, तिरछी दिखाई देगी, तो दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। जैसे आप पानी, एक बाल्टी में पानी भर दीजिए आप जिसमें नहाते हो, और आप उसमें एक सिक्का डाल के देखिए, तो सिक्का की जो एक्चुअल डेप्थ होगी उससे ऊपर वो आपको दिखाई दे रहा हो। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे सिक्का तो बिल्कुल पास में ही है, जबकि हाथ डाल के देखेंगे तो वो उसके एकदम बॉटम पर बैठा होगा, तो वो अपनी एक्चुअल हाइट से कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है, दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकल, दैट इज ऑल्सो, ये फिनोमेना होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, पढ़ेंगे हम लोग इसको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार जो ट्विंकल करते हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के द्वारा करते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग हाइट पर एयर की डेंसिटी बदल जाती है, तो उस वजह से स्पीड ऑफ लाइट में फर्क आता है, तो वो स्टार्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से इधर उधर दिखाई देते हैं। अच्छा, कभी भी प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स रिलेटिवली स्टार से पास होते हैं और वहां पे इतना जो रिफ्रैक्शन है सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑब्जर्व नहीं होता है, ये कारण है इसका। नेक्स्ट देखिए, अब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। अभी हमने जो पढ़ा है देखिए वो पढ़ा था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के द्वारा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, देखिए दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उनको बस जोड़ देना है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को जिनकी स्फेरिकल सरफेस है। तो ये हमारे पास दो तरह के लेंस आते हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या होगा, देखिए वो अगर आप छू के बता सकते हैं, अगर वो मिडिल में जो है थिकर है, मोटा है, तो कॉन्वेक्स है, अगर वो मिडिल में थिन है और एंड्स पर मोटा है तो वो कॉनकेव है। आप लोग आंख बंद करके भी इसको पहचान सकते हैं, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, तो रिफ्रैक्शन में वही सेम जैसे रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या है, फिर इमेज कैसे बनती है, वही सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग, रूल क्या है इसके, कि अगर कोई लाइट रे
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर दूं पहले, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब इसके ऊपर जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती हैं वो सारी की सारी कन्वर्ज होती हैं, कुछ ऐसे। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। और अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं, देखिए ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, ये डाइवर्ज होती हैं लाइक दिस, ये डाइवर्ज हो जाती हैं कुछ इस तरह से, तो इसे बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। बहुत सिंपल सी चीज है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्केव डाइवर्जिंग। चलिए अब आ जाते हैं यहां, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, देखिए इफ ए रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकल लेंथ, इसकी टू फोकल लेंथ, जिसको आप यहां पे रहता है ऑप्टिकल सेंटर, जैसे मिरर के अंदर रहता है पोल, यहां पे रहता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, कुछ इस तरह से। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस, ठीक। अभी सेम चीज यहां भी, ये मेरे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरह से, तो ये क्या होगी, ये डाइवर्ज होगी। आप क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये भी फोकस पे मिलती हुई आपको दिखाई देती है कुछ इस तरह से। इसको पीछे बढ़ा दीजिए। तो अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट मींस इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। पहला रूल आता है ये। सेकंड रूल देखिए, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है लाइक दिस, ये फोकस से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से। सेम चीज यहां, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम, देखिए इस तरह से, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, मान लीजिए ये फोकस से होती हुई दिखाई देगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट देखिए, इफ ए रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, अगर रे ऐसे जा रही है तो इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेम चीज यहां इस तरह से पास हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होती है, वो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ पर वापस, उसी पाथ में आगे बढ़ जाएगी। तो ये तीन रूल आते हैं मेरे पास इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो पहला है कि ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफी दूर रखा हुआ है। कितना दूर रखा हुआ है इसका आइडिया नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर मैंने ये ऑब्जेक्ट कर दिया इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट से आने वाली जो इंसिडेंट रे होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हम ये जानते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। और यहां पर क्या बन जाएगी, एक इमेज। जहां भी दो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आपको कैसी इमेज मिलेगी भाई, यहां पर इमेज मिलेगी हाईली डिमिनिस्ड इमेज मिलेगी। और कैसी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप इस कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे सन की डायरेक्शन ऐसे लगा दें और किसी पेपर के आगे इसको रख दें, तो पेपर भी बर्निंग करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो सारी लाइट रेस को एक ही जगह फोकस कर देगा। अच्छा, अब यहां देखें हम, यहां का अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए सेम चीज यहां F1 इस तरह से, F2 इस तरह से, यहां 2F, यहां 2F। तो मेरे पास इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है कॉन्केव लेंस के लिए, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा यहां से। अगर मैं इसको पीछे यहां बढ़ाता हूं, देखिए तो ये फोकस से होता हुआ दिखाई देगा हमको। एक दूसरी इंसिडेंट रे ले लीजिए कुछ इस तरह से, तो ये भी यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहां आपको कैसी इमेज मिल रही है, देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी होगी, डिमिनिस्ड इमेज होगी। तो आपको क्या करना है भाई बच्चों, आपको ये रे डायग्राम खुद से ड्रॉ कर करके देखने हैं। और जहां आप पढ़ते हैं, जहां आपकी टेबल लगी हुई है, स्टडी टेबल, वहां इन रे डायग्राम्स को लगा लीजिए और जब भी टाइम मिला करें इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। आते हैं आगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F, मतलब अब हम ये मान के, अच्छा मैंने यहां पर कॉन्केव लेंस
ये जो कॉनकेव लेंस है इसके दो ही एग्जाम्पल है, एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट हो, एक दूसरा आता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, किसी भी पॉइंट पर है। उस केस में भी ये वर्चुअल डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। कॉनकेव लेंस में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, दो ही केस बनते हैं, सेम जैसे वहां पर हमको कॉन्वेक्स मिरर में जो मिल रहे थे। चलिए अब यहां ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 2f से परे, यहां कहीं प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, ये रहा। अब देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ मिल रही थी, फोकस पे। अब मैं ऑब्जेक्ट को पास लेकर आया हूं तो डेफिनेटली इमेज कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। देखना आप, ये रहा इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, और एक रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। हम क्या करेंगे, इसको पहले ही कुछ मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको इमेज बनानी है कहीं यहां, कुछ इस तरह से यहां मिला दी। देखिए तो आपको जो इमेज मिलेगी दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड इमेज। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अच्छा 2f को ही बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बोला जाता है इसको। ठीक है, आप लोग देखिए, मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, अभी ऑनलाइन क्लासेस में वो मटरगश्ती ज़्यादा होने लगती है कि बीच में शायरी सुनाइए, बीच में कुछ करिए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हुइए। हम ऑफलाइन टीचर्स हैं और ऑफलाइन में ठीक से हम लोग पढ़ा लेते हैं। ऑनलाइन में अभी क्या है कि एडजस्ट होने में अभी हमको टाइम लगेगा, अभी क्योंकि हमको बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि सामने बच्चे नहीं हैं और हमको पढ़ाना है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं हम, हो सकता है आगे आने वाले समय में हम भी ऐसे इंटरेक्टिव वे में पढ़ाएं जैसे और बड़े टीचर्स। बड़े टीचर का मतलब यहाँ पर केवल उनसे है जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। ठीक है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो भैया वो सारी चीज़ें जो हैं, सारी विद्याएं हमको सीखनी पड़ेंगी जो ऑनलाइन में चल रही हैं। चलिए करते हैं कोशिश हम लोग भी, है ना, सीखने से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मेरे पास है 2f, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट रे आ रही है भैया, देखो इंसिडेंट रे आ गई आ गई आ गई आ गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, और दूसरी जो इंसिडेंट रे है उसको पास करेंगे। अच्छा आप जानते हो अगर ऑब्जेक्ट 2f पे प्रेजेंट है तो इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पर। तो आप उसी हिसाब से कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ इसको काट दीजिए, ये मिल गई आपको। तो यहाँ किस तरह की इमेज मिलती है, देखना, रियल, इन्वर्टेड, और कैसी मिलेगी, सेम साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट 2f, मतलब एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आ जाइए, फॉर्मेशन और सॉरी व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, मान लीजिए यहाँ रख। अब एक चीज आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर खींचता हुआ ला रहा हूं, इमेज जो है वो दूर जाती जा रही है, इमेज दूर होती जा रही है, और इमेज का साइज बढ़ता हुआ जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था फोकस, जब ऑब्जेक्ट 2f से परे था तो यहाँ बन रही थी, जब 2f पर था तो 2f पर, और पास में ले आया तो 2f से आगे बढ़ रही है। देखिए इसको पास कर दूं मैं फोकस से, और एक लाइन जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये 2f से आगे कहीं यहाँ मिल जाएगी। तो मैं लिखूंगा रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। आप क्या करें, एक पेज पर देखना, एक पेज पर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दूसरे पे, तीसरे पेज पर कॉन्वेक्स लेंस, और चौथे पेज पे कॉनकेव लेंस। चारों पेज के इमेज जो है आपके सामने, जो आप पढ़ते हैं वहां पे चिपका दीजिए इनको, और डेली उनको देखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आते हैं, अगर ऑब्जेक्ट f पर है, देखिए भैया ये अगर ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पर रख दिया तो एक लाइन तो पहुंचा दीजिए इधर, और ये फोकस इस तरह से, और एक लाइन जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहाँ जा रही है ये, इन्फिनिटी पर कहीं मैच करेगी। तो रियल, इन्वर्टेड इमेज जो मिलने वाली है, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड इमेज आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड p, यहाँ पे f एंड o होना चाहिए ये, तो मैंने रख दिया भैया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द फोकस, और एक दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे कर दीजिए।
अगर आप इनको पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो यहाँ कहीं ये मिलते हुए आपको दिखाई देंगे, यहाँ कहीं इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो एक्चुअली में जो कॉन्केव मिरर का जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज बनाता है केवल एक केस में, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्रेजेंट होता है। चलिए अच्छा, अब देखें आगे इनसे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हाँ, इनसे रिलेट पहले मैं साइन कन्वेंशन आपको बता दूं। देखिए मान लीजिए ये आपके पास कोई लेंस है, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जो भी प्लस एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी ये माइनस एक्स कोऑर्डिनेट है, ये प्लस एक्स कोऑर्डिनेट है, ये प्लस वाई है और ये नीचे माइनस वाई है। जो भी चीज इस कोऑर्डिनेट में आएगी वो नेगेटिव होगी। जैसे आप ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं तो माइनस यू बनेगा, और इमेज आपकी जैसे कॉन्वेक्स लेंस में यहां बन रही है तो यहां पर इमेज जो आएगी वो प्लस वी में आएगी। अच्छा, फोकस यहां आता है इसका, तो फोकल लेंथ किस में आएगी, प्लस में आएगी। अगर ये मान के चलिए कॉनकेव है, देखो कुछ इस तरह से ये कॉनकेव है, तो यहां पर जो इमेज बनती है, जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो यहां प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, तो यू पॉजिटिव आएगा, और इमेज भी यहीं बन रही है तो वी भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसा है जैसा मिरर में था, बस ये देखना है ऑब्जेक्ट और इमेज की कहां बन रही है पोजीशन। अच्छा, लेंस फॉर्मूला क्या है उसको मैं देख लेता हूं एक बार। लेंस फॉर्मूला क्या है, देखिए लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। डेफिनेशन आपके सामने है कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस का जो रिलेशन है दैट इज लेंस फॉर्मूला। अब इसी में अगला पॉइंट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वही है सेम, दैट इज v ओवर u, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या आप हाइट ऑफ इमेज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं h2 ओवर h1। अच्छा, एक्चुअली में मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी बनी है, एनलार्ज्ड बनी है, छोटी बनी है, इस तरह से हमको बताता है। और देखिए आगे पावर ऑफ लेंस, यहां पर लेंस के साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है पावर। देखिए जैसे हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की जो टेंडेंसी है वो कन्वर्ज करने की है, तो इसकी जो फोकल लेंथ आ रही है देखो प्लस एक्स कोऑर्डिनेट में आती है, तो इसकी फोकल लेंथ आ रही है प्लस। वहीं अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं तो इसके लिए फोकल लेंथ बनती है यहां पर माइनस में। अब पावर ऑफ लेंस क्या है, देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। तो अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो ये प्लस में आ रही है, तो पावर कैसी आएगी, प्लस में। अगर मैं कॉन्केव के लिए बात करूं तो यहाँ पर फोकल लेंथ आ रही है किस में, माइनस में, तो पावर भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस की पावर प्लस में आती है, कॉन्केव लेंस की पावर जो है वो माइनस में आती है। चलिए, दिस इज द पावर ऑफ लेंस। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। एक कॉन्केव लेंस है, थोड़ा सा रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्केव लेंस है आपके पास, देखिए ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यहां होगी इसकी कुछ प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, अच्छा यू आपसे पूछा गया है, यू पूछा गया है। इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आपसे वी दिया गया है, आपको वी दिया गया है 10 सेंट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्केव लेंस किस प्रकार की इमेज बना रहा है, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस आप जानते हैं जैसे कोई भी इंसिडेंट रे आएगी ऐसे डाइवर्ज होगी, इस तरह से डाइवर्ज होगी, तो हमेशा कैसी इमेज बनाने की कोशिश करेगा ये हमेशा इमेज बनाता है। अच्छा एक चीज, फोकल लेंथ यहां पर माइनस में आएगी, इसकी कॉन्केव है, फोकल लेंथ माइनस में, याद रखिएगा यहां माइनस एक्स कोऑर्डिनेट में बनता है सारा कॉन्केव में, तो v इसके लिए किस में बनने वाली है, -10। u आपको यहां से निकालना है और मैग्निफिकेशन आपको निकालना है। चलिए, तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और फोकल लेंथ दे रखी है देखो 1/15, और v आपको अच्छा दे रखा है -10 माइनस 1/u, u आपसे पूछा गया है। तो अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कुछ
1/15, ये इधर जाएगा प्लस में 1/10 और ये आ रहा -1/u। इसको हम लोग सॉल्व कर लें 10 और 15 को। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, देखिए मैं ऐसा कर दूंगा कुछ, इसको एलसीएम यहां पर ले लेता हूं। 15 और 10 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना आएगा, 15 और 10 का 30। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूं, देखिए यहां लिखा मैंने 30, ये 2 + 3, तो मेरे पास आ गया 5/30 इज इक्वल टू -1/u। और ये आ गया मेरे पास 30/5 -u, तो u बराबर आ गया -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, u इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, इसका आंसर बन गया। लेंस फॉर्मूले से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट देखें, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5D। अच्छा, ये एक्चुअली में आई से रिलेटेड है, लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं आई वाले से। एक लेंस दिया गया है जिसकी पावर है +1.5 डायोप्टर। पावर की जो यूनिट होती है दैट इज डायोप्टर। अब हमको ये पता है, देखिए P बराबर होता है 1/f और ये फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। पावर दे रखी है +1.5, तो मैं इसको 1/f, तो f बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 1/1.5। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मैं लिख सकता हूं, देखिए 1/3/2, मतलब 2/3, कितना आ जाएगा 0.67 प्लस में मीटर। अच्छा, हमको ये पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर प्लस में आती है, जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। तो वो लेंस कैसा रहेगा, वो एक लेंस रहेगा कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे आपको एक दे रखा है कॉनकेव लेंस, मान लीजिए 2.5 डायोप्टर का, एक दे रखा है कॉनकेव लेंस मान लीजिए 1.5 डायोप्टर का। आपको इस कॉम्बिनेशन की पावर बतानी है, तो सिंपल अलजेब्रिक सम कर दीजिए। हमें पता है इसकी पावर आती है प्लस में, कॉनकेव की आती है माइनस में। तो देखिए 2.5 माइनस 1.5 कितना बन जाएगा, 1 डायोप्टर। ये हो गई पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हम लोग टेलीस्कोप्स में यूज़ करते हैं, कैमरा वगैरह में यूज़ करते हैं, अपना अच्छा सा फोटो शूट करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के लेंसेज को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को निकाल सकते हैं। चलिए, तो अच्छा, अब इसमें हम लोग यहीं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। कुछ इस तरह से देखो, ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर, और ये इंसिडेंट रे यहाँ पर एक नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई और यहाँ पर ये नॉर्मल से दूर हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 कर दूं इसको, दिस इज R1, दिस इज I2 एंड दिस इज R2। इस तरह से हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और यहाँ पर एक्चुअली में ये जो बाउंड्री है ये पैरेलल हैं इसके, इसीलिए यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन करते हैं। अगर मैं बात करूं, अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, अगर मैं ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन करता हूं तो थोड़ा सा अलग फिनोमेना, एक डिस्टिंक्ट फिनोमेना ऑब्जर्व होता है हमको। जैसे ग्लास प्रिज्म में कुछ ऐसे लिख देता हूं, देखिए, और यहां पर मैं इंसिडेंट रे डालता हूं तो ये बन जाता है नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब इंसिडेंट रे देखो रिफ्रैक्ट होकर कुछ ऐसे आ गई, और यहाँ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, यहाँ मैं फिर दोबारा से नॉर्मल बनाता हूँ, ये कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स हो जाते हैं, जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में, कुछ इस तरह से बैंड मिल जाता है आपको, विब ग्योर वाला यहाँ पर बैंड आपको मिल जाता है, विब ग्योर। तो यहाँ ये डिस्टिंक्ट फिनोमेना क्यों हो रही है, जबकि अगर हम ग्लास स्लैब की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन होता है, और अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो यहां पर एक फिनोमेना होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब ये होता है स्प्लिटिंग।
तो ये डिस्प्ले क्यों हो रही है ये? तो एक्चुअली में यहाँ पर है क्या, एक्चुअली में ये 3D है। ग्लास प्रिज्म जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर है और इसमें 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर प्रिज्म बेस, ठीक है, और रेक्टेंगुलर सरफेस, लेटरल सरफेसेस होती हैं, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, और जो किसी एक एंगल पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये कारण है कि ग्लास प्रिज्म जो है वो डिस्पर्जन करता है और ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन करते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमको बताया था न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन। कैसे बताया उन्होंने? देखिए, उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म लिया कुछ ऐसे, ठीक है, यहां पे व्हाइट लाइट डाली, व्हाइट लाइट रिफ्रैक्ट हुई और यहां व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है कुछ ऐसे, देखिए ये स्प्लिट हो रही है। व्हाइट लाइट जब स्प्लिट हो रही है, ये देखिए, और यहां पर एक दूसरा प्रिज्म लगा दिया, यही व्हाइट लाइट अब इस प्रिज्म से जब पास होती है तो यहां आपको दोबारा से व्हाइट लाइट मिलती है। देखना, ये व्हाइट लाइट, स्प्लिटेड लाइट और दोबारा से स्प्लिट लाइट कंबाइंड होकर क्या बना रही है? व्हाइट लाइट। तो न्यूटन ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जब भी आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करोगे तो वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट होती है और उन 7 डिफरेंट कलर को फिर आप प्रिज्म से पास करोगे तो आपको व्हाइट लाइट मिलती है। तो ये कंफर्म हो गया कि जो ग्लास प्रिज्म है वो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को करता है, और जब 7 डिफरेंट कलर को मिला देते हैं तो आपको अगेन व्हाइट लाइट मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हम ये जानते हैं कि स्टार्स हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं और हम लोग मान लीजिए यहां ऐसे खड़े हुए हैं इस तरह से, और ये रहा यहां पर स्टार। तो स्टार की जो एक्चुअल हमको दिखाई देना चाहिए वो ये है, लेकिन रास्ते में बहुत एयर की लेयर्स हैं जिनकी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो ये हमको कभी इस तरह से अलग डायरेक्शन में दिखाई देगा, कभी यहां दिखाई देगा, कभी अलग पोजीशन पे दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर हमको ये लगता है कि तारे अपनी जगह पर डांस कर रहे हैं, तो जिसको डांस को ही बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। और देखिए फिनोमेना है एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ये। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, फैल जाना। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना। जब सन से लाइट आती है, एयर में यहां मिलते हैं पार्टिकल्स। क्या मिलते हैं? पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल का साइज होता है, ये पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा है। अभी ये मान लीजिए, मतलब ये पार्टिकल का साइज जो है मीडियम से लार्ज है, मीडियम से लार्ज। तो जो मीडियम साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो रेड लाइट को स्कैटर करते हैं। तो हमको जो अपना स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है, दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमको ब्लू दिखाई दे रहा है। हमको डीप सी में ओशियन ब्लू कलर का दिखाई देता है डीप में जाके, तो दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक पॉइंट हमने यहां मिस किया। यहां हमको जो कलर्स मिलते हैं, यहां मिलता है देखो रेड, यहां वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। यहां पर रेड कलर का डेविएशन सबसे कम हुआ है, यहां पर रेड कलर का डेविएशन होता है लीस्ट, और वॉयलेट कलर का डेविएशन होता है मोस्ट। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है और यहां पर इसकी वेवलेंथ मिनिमम है। इस तरह से याद रखिएगा, रेड कलर का डेविएशन लीस्ट होता है और वॉयलेट कलर का डेविएशन मोस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखें, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में बात की हम लोगों ने और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करी। अब यहां पर मैं आपको एक और फिनोमेना बताता हूं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? देखिए, जब भी आप लाइट को, जैसे मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है और यहां आपने लाइट को पास किया और ये सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। व्हेन लाइट रे पास थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन, जैसे पानी में नमक मिला दीजिए,
अब उस पानी में आप एक तरफ से टॉर्च डालिए तो टॉर्च की लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। वहीं अगर आपने इस कंटेनर में जो ट्रांसपेरेंट है, आपने उसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दिए। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, इसको ऐसे नॉर्मल एग्जांपल से समझिए कि स्मोक पार्टिकल्स इसमें भर दिए आपने, या जो कफ सिरप आती है आपके घर में वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। आप इसमें से इसको पास कराइए तो ये लाइट जो है अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, मीडियम साइज के पार्टिकल्स ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं, लार्ज साइज के पार्टिकल्स रेड करते हैं, और ज्यादा साइज के हो गए तो आपको जो है व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी। एनसीईआरटी में लाइन है, मैंने अलग से बता दिया है। पार्टिकल का साइज मीडियम है तो ब्लू कलर, लार्ज है तो रेड कलर, और बहुत ज्यादा लार्ज पार्टिकल है तो व्हाइट कलर की लाइट आपको। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल ही नहीं है तो क्या होगा, आपको फिर वहां पर ब्लैक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ब्लैक। अगर आप स्पेस में है, क्योंकि स्पेस में तो एयर नहीं है, डस्ट नहीं है, स्मोक नहीं है, वहां से अगर आप अर्थ को देखेंगे तो कैसा, आपको ब्लैक कुछ दिखाई देने वाला है, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग तो हो ही नहीं रही है वहां पर। चलिए, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, देखिए आपके यहां पर है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, that is also due to refraction, और देखिए एक और छोटी सी फिनोमेना आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, दैट इज रेडिश कलर ऑफ सन। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है आपके, अब रेडिश कलर ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट, इसको समझने की कोशिश करिए। हालांकि सिलेबस में नहीं है ये आपके, ये अर्थ है, ये अर्थ का होराइजन, यहाँ पे सनराइज, यहाँ पे दोपहर के समय, और यहाँ पे सनसेट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है मिनिमम, और ये डिस्टेंस होगी मैक्सिमम डिस्टेंस है। इसका मतलब सारी की सारी ब्लू लाइट क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। ऑल ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड। तो यहाँ आपको केवल रेड कलर दिखाई देने वाला है, यहाँ भी आपको केवल रेड कलर दिखाई देने वाला है। यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू कलर आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है, ब्लू लाइट इतनी स्कैटर्ड नहीं हुई होगी। तो सनराइज और सनसेट के समय आपको जो सन है वो रेडिश दिखाई देता है, आसमान आपको रेडिश दिखाई देता है। दैट इज ड्यू टू द मैक्सिमम डिस्टेंस, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है, यहाँ पर स्कैटरिंग सबसे कम है। और छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है कि जितने भी डेंजरस सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, इसीलिए वो आपको इंटेंस दिखाई देता है, दूर से भी दिखाई देता है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल। तो ये सब कुछ था आपका रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड छोटी छोटी फिनोमेना का। पार्ट 3 वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई और आई से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करिए। चैनल अभी नया है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इसको, और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।